जनाब नए दिन में नए सिरे से खुशआमदीद। स्टे होम चैलेंज हम इसकी बात करते हैं। छोटे बच्चे क्या सीख रहे हैं वो छोड़िए, हमें क्या सिखा रहे हैं देखिए। अगर आप ये कहते हैं कि भैया मोहतात रहना पड़ेगा, ये तो कोरोना का सीजन है, तो देखिए 4 सीजन्स कैसे एक साथ आपको दिखाई देंगे। कलर्स और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। बहुत प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी है। अच्छा चलिए, बच्चे तो साझे होते हैं। बहुत प्यारी बच्ची है, इसमें कोई शक नहीं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जनाब बॉक्सर आमिर खान से। पाकिस्तानी कौम की मदद के लिए मैदान में आ चुके हैं और यही नहीं, आमिर अकेडमी के ज़रिए हज़ारों मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 करोड़ रुपए अतिया भी कर चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियन आमिर खान ने। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। स्टार्टिंग फ्रॉम होम क्वारंटीन, थोड़ा सा बताएंगे आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, टाइम कैसे गुजर रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर बाहर ना निकल सकें, एक्टिविटीज़ ना हो बाहर जाकर, तो फिर घर में रहना भी है, फिट भी रहना है, टाइम भी अच्छा पास करना है। तो आप कैसे कर रहे हैं? जी करेक्ट। सो आई एम जस्ट हियर विद माय चिल्ड्रन। मैं गारू यूके में, बोल्टन में, मैं फैमिली के साथ हूँ और जस्ट रिलैक्सिंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम अभी नहीं जा सकते बाहर, so it's a little bit difficult, but everything is nice and easy. इधर सब कुछ मिलता है यूके में, अभी सुपरमार्केट से सब कुछ मिलता है, so everything is fine. वो चीज़ चलें, बाहर तो चीज़ें मिल जाती हैं आपके लिए आसान, लेकिन जिस तरह किरण उन्होंने कहा ना कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, बहुत से पिक्चर्स भी आ रही हैं बेबी के साथ। क्या क्या कर रहे हैं बेबी का काम, ये बताइए। So माशाल्लाह मेरे पास we have a newborn. Yes. वो बस 1 महीने के, he's been born for 1 month. और उसके साथ मैं खेलता हूँ, टेक हिम आउट फॉर वॉक्स प्रैम में, और मेरी डॉटर भी अलेना भी, उसको भी मैं ले जाता हूँ बाहर, एंड लमाइसा भी। सो वी स्पेंड टाइम विद द फैमिली, बच्चे के साथ सब कुछ। सो वी स्पेंड टाइम टुगेदर, वो बाहर खेलते हैं। सो ट्राई माय वेरी बेस्ट टू कीप देम वेरी वेरी हैप्पी। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे इतना छोटा बच्चा हो तो सारा टाइम उसी के साथ चला जाता है, उसी के कामों में, उसी के नाज नखरे उठाने में। वेरी बिजी डे। मम्मी से ज्यादा पापा का बिजी डे। 100%। सो फरियाद बोलती है हर दफा मुझे, आमिर इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ। सो अभी मेरे पास तीन बच्चे हैं, सो वेरी बिजी। चलिए, मुझे ये बताइए कि आपने तो ये चैलेंज लिया था कि जितना ज़बरदस्त बॉक्सर मैं हूँ, वैसे बॉक्सर्स मुझे पाकिस्तान भर में चाहिए, तो फिर इस मामले में हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन इस दरमियान ये हुआ कि कोरोना आ गया और अब आप इस मुश्किल घड़ी में महदूद रहकर भी, क्वारंटीन में रहकर भी पाकिस्तानियों को मदद करना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, ख़ास तौर पर आपने राशन के लिए काम किया, लोगों तक खाना पहुँचे, फूड सप्लाई हो, वो बताइए पहले आप हमें। सो हम पहले दिस मंथ में बॉक्सिंग करने लगे थे मेरी एकेडमी में, सो वो कैंसिल हुआ था बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ करो काम पाकिस्तान पीपल के लिए, आमिर खान फाउंडेशन के साथ। सो हमने माशाल्लाह 10,000 फैमिलीज को दिया खाना, बैग्स, फूड बैग्स, उसमें आटा, चीनी, घी, ऐसे कुछ, राइस, चावल, सब कुछ था उसमें। सो आई एम ट्राइंग माय बेट, और इंशाल्लाह ये मेरा मोटिवेशन है, मैं सब लोग को मोटिवेट करूँ, सब दूसरे सेलिब्रिटीज, क्रिकेट प्लेयर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनको भी मोटिवेट करूँ, वो भी दे टू द लेस फॉर्चुनेट पीपल। और ज़ाहिर है जब मोटिवेशन की बात है तो सारे मोटिवेट होते भी हैं। अच्छा देखिए, पता है क्या हुआ है 100%। आमिर, हमारे यहाँ ये हुआ पाकिस्तान में कि थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ, तो जो हमारे क्रिकेटर्स थे ना, वो आजकल अच्छे खासे परेशान हैं, जॉब्स के क्राइसिस, और फिर उस सब के बाद में ये सब हो जाना, उनको ऑलरेडी बहुत तगदो करनी पड़ी थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी।
अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए, अब वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एथलीट दूसरे स्पोर्ट्समैन की, एथलीट्स की मदद करने के लिए पूरी तरह तो तैयार है। अब मुझे ये बताइए, जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो इस मसले के हल के लिए कितना आपके साथ है? ख़ास तौर पर जो राशन सप्लाईज की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें वो आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं, उनमें शायद ये लोग भी हो। तो ये बताइए, स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है सब में? क्या हुआ था, हम अकेडमी में 10,000 बैग थे उसमें, और मेरा कज़न भी साकब वो भी हेल्प करता था हमारे लिए, और मेरा ब्रदर इन लॉ मोहम्मद वो भी था उधर। और क्या हुआ था, एक बोर्ड वो आया था, उसने बोला लोग ही कांट डू दिस। मैंने बोला, मेरी टीम ने बोला उसको, वी नीड टू सपोर्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम सपोर्ट करेंगे उनको, किसको हमारी हेल्प चाहिए, तो आप क्यों हमको रोकते हो? तो उन्होंने बोला नो ये नहीं हो सकता। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जुल्फी बकारी केम टू द एकेडमी, वो आई था, और दूसरा उसका नाम क्या है, फमीदा मिर्ज़ा, वो भी आई थी एकेडमी में। उन्होंने बोला लोग दिस इज़ ओके, आमिर क्या काम करते हैं, अच्छा काम है और उसको करने दो का सब काम। सो अल्हम्दुलिल्लाह लिटिल अंडरस्टैंडिंग नहीं ठीक था, पर अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग ओके। लेकिन ये मसला हुआ क्यों था? क्या ये मामला ये था कि वो कह रहे थे कि आप जो राशन की तकसीम कर रहे हैं वो, अच्छा, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट? क्योंकि ज़ाहिर है कुछ मामला है, मुझे पता भी नहीं, बिकॉज देखो अभी हम पोर पीपल के लिए काम करते थे, हमने वो सब कुछ ले आया था उधर बॉक्सिंग एकेडमी में, तो पता नहीं क्यों उन्होंने बोला स्टॉप करो ये सब कुछ। सो हमने स्टॉप किया था एक दिन के लिए, फिर द नंबर्स वर राइजिंग। कितने बंदे आते थे बाहर, प्लीज हमको खाना चाहिए, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता। सो हमने सोचा हम वी कैन ओवरराइड दिस थिंग। सो हमने ओवरराइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट किया, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो गई। अच्छा आमिर, मुझे थोड़ा सा यूके से मुतालिक भी बताएं, क्योंकि आज सुबह की ज़ाहिर ये खबर है कि अब 6ठे नंबर पर है यूके, केसेस 90,000 प्लस केसेस वहाँ पर हो चुके हैं। जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स यूके में, जब मैं उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि अब उनके भी जानने वाले मोहल्ले मेरे जो रहते थे, डेथ्स भी वहाँ पर हुई हैं, तो वहाँ पर पैनिक बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिए कि वहाँ पर कम्युनिटीज़ किस तरह का रोल प्ले कर रही हैं और वहाँ पर सिचुएशन है क्या? सो अभी हमारा गवर्नमेंट ने बोला हमको स्टे होम, स्टे इंडोर्स, बाहर ना जाओ, और ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल, बस फैमिली के साथ रहो। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम। देखो कितने बंदे को के पास काम भी नहीं है अब, सो वो भी डिफिकल्ट टाइम दे गोइंग थ्रू एज वेल। सो मैंने सोचा उनको भी हेल्प करूँ। मैं NHS के साथ काम करता हूँ, अब UK नेशनल सर्विसेज के साथ काम करता हूँ, हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, उनको भी खाना सब कुछ देता हूँ, और बाहर भी जाता हूँ उनको। मेरी एकेडमी में, बॉक्सिंग एकेडमी UK में भी, उधर भी मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोला कि इधर हम दे सकते हैं खाना सब लोग को। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, पर इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने बोला इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैं पूछ रही हूँ वैसे आपसे ना, हमने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे कि वो बाकायदा ना शॉपिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पर या तो लाइन लगी हुई है या लोग एक दूसरे को ना बिल्कुल धक्का देके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं किया कि चलो मैं तुम लोगों की हिफाजत करता हूँ, पंच है मेरे पास, मैं तुमको हेल्प करता हूँ? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैं गया था उधर, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम है भी UK में भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था उधर, उन्होंने मुझे लाइन भी नहीं स्टैंड की, मैंने किया सब, नो लाइन नथिंग। उन्हें खाना मेरे गाड़ी सो एग्जैक्टली वो गाड़ी में ड्रॉप ऑफ किया उन्होंने सब कुछ। सो एवरीथिंग इज फाइन। मेरे दोस्त भी, उनकी भी कैश एंड कैरीज है, शॉप्स है, सो उन्होंने भी सपोर्ट किया, बोला आमिर हम खुद से तेरे घर ले आएंगे सब कुछ। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी। ग्रेट। अच्छा आमिर, एक और बात आपसे जानना चाह रहे थे कि कुछ अर्सा पहले एक खबर आई कि आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट से मुतालिक, फिर आपने तरदीद भी कर दी कि नहीं अभी 1-2 फाइट्स आपको और लड़नी है। कोरोना के बाद फाइट्स लड़नी है या रिटायरमेंट से मुतालिक सोचेंगे? कुछ शेयर कर सकते हैं? नहीं इंशाल्लाह अभी मैं माय बॉडी फील्स स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग फील करता हूँ। इंशाल्लाह और फाइट से मे बी 1 या 2 मैं देखूंगा कैसे नेक्स्ट फाइट होगी, ट्रेनिंग कैंप कैसे जाएगा, फिर पता लगेगा मुझे कैसे मैं कितनी देर के लिए मैं फाइट कर सकता हूँ। पर एट द मोमेंट आई एम एंजॉयिंग द स्पोर्ट, मैं एंजॉय करता हूँ। अगर फाइट की बात है आमिर, कोई स्पेशल ओपोनेंट आपके माइंड में, अच्छा उसको हराना है पहले मैंने रिटायरमेंट से? डेफिनेटली एग्जैक्टली एक ओपोनेंट है फिलीपींस से, उसका नाम है मानी पाकियाओ। सो इंशाल्लाह उसके साथ फाइट हो सकती है, मेरा 4था वर्ल्ड टाइटल होगा इंशाल्लाह उसके साथ। सो लेट्स होप वो फाइट हो सकता है। एक बात और बता दें,
ये बताइए, ये छुट्टियों के बाद ना काम पे जाना बहुत मुश्किल होती है। आप 100%। ये वाली मुश्किल होगी, रेडी हैं आप इसके लिए? नो मैं रेडी हूँ। मैं अभी भी ट्रेन करता हूँ घर में। अच्छा। मेरे पास इधर मेरे पास घर में भी ट्रेनिंग मशीन है, सब कुछ ट्रेनिंग सेटअप है मेरा इधर। तो मैं घर में भी ट्रेनिंग थोड़ा सा करता हूँ, पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक नॉर्मल डेज, क्योंकि मेरा टाइम डिफरेंस भी अभी देखो क्या टाइम है यूके में 6 AM, सो अभी इज वेरी लेट हियर। बाबा बच्चे आपको टाइम इज जोन्स ऑल ओवर द प्लेस। पीछे से आवाजें आ रही हैं। या अभी वो बस अलेना अभी भी उसका भी टाइम जोन, इट्स ऑल क्रेजी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया, आप इतना अच्छा काम कर, और जो आपका रूटीन था उसके बारे में आपने हमें बताया, कितनी जल्दी जागते हैं और फिर बच्चों के साथ में कितना सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारे मामलात को देखते हुए। ज़बरदस्त हो गया। ये सारे पापास को मैसेज था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप जो घर में सो के गुजार रहे हैं, खा के गुजार रहे हैं, हुक्म दे के गुजार रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। बल्कि इक्वल से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए और बच्चों के हवाले से, घर के दूसरे कामों के हवाले से हाथ बटाइए, जिम्मेदारी समझ कर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब तक जो कुछ लॉकडाउन में रहा मार्केट्स का हाल, जो वहाँ की सूरत हाल रही, उसके बारे में आपको थोड़ी मालूमात तो है। ये तो आपने देखा है कि वहाँ पर बिल्कुल मामलात बंद, दुकानें बंद, ताले पड़े हुए, लेकिन अब क्या है और ये जो कीमतों को पर लगे थे उनकी सिचुएशन क्या है, आटा, चीनी, दालें, इनके रेट्स क्या क्या हैं, ये सब कुछ बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद। जहाँ बिल्कुल, गरीबों की दाल तो पहले भी नहीं गलती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल है वो खासी अजीब व गरीब होकर रह गई कराची में, कि जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी पूरी तरह जो तवज्जो है वो लॉकडाउन और उस हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने में लगी हुई है। जहाँ तक ताल्लुक़ कीमतों में इजाफे का, तो दालों के मामलात में भी हुआ ये है कि जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर जो बड़े ताजिर हैं उनका ये कहना है कि अंदरून सिंध से जो आने वाली गाड़ियाँ थीं या इसी तरह पंजाब से आने वाली जो गाड़ियाँ थीं उनको रोक दिया गया है, उनकी कराची की मार्केटों तक रसाई नहीं हो पा रही, जिसके नतीजे में हुआ ये है कि दाल मसूर जो लॉकडाउन से पहले 96 रुपये किलो दस्तयाब थी, इस वक्त उसकी कीमत 175 रुपये हो चुकी है। रिटेल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। दाल मूंग सबसे ऊंची परवास पे जा रही है इस वक्त, जो 210 रुपये थी, लेकिन अब इस वक्त 280 और बाज़ मकामात पर 285 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। दाल चना 127 रुपये किलो था, लेकिन इस वक्त दाल चने की कीमत जो है 165 रुपये वसूल की जा रही है। और तकरीबन अगर हम बात करते हैं दाल अरहर की, तो दाल अरहर जो है वो उसकी कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया है कि 235 रुपये के हवाले से पहले भी उसका रेट था, अब भी उसका दाम इतना ही चल रहा है। दाल में खड़ा मसूर 84 रुपये फ़ी किलो थी लॉकडाउन के ज़माने में, उसके पहले, और अब 125 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं चने की, तो सफ़ेद चना 125 से 135 रुपये पर जा चुका है और काला चना 74 से 90 रुपये का हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे तनाजुर में ज़िला इंतज़ामिया प्राइस चेकिंग के हवाले से हमें इक्का दुक्का मकामात के अलावा कहीं ज़्यादा फ़ाल दिखाई नहीं दी है, और वो भी जो बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर देखा यह गया है कि समाजी दूरी को मेंटेन करने के लिए या कहीं कहीं प्राइस चेकिंग के हवाले से उनकी कोशिशें तो नज़र आई हैं। उन शॉपिंग सेंटर्स को या उन मॉल्स को वक्ती तौर पर सील भी किया गया, लेकिन सार्फिन का ये कहना है कि अवाम वैसे ही बहुत परेशान हैं। खुदारा प्राइस कंट्रोल का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, उस मेकनिज़म को ठीक किया जाए, क्योंकि सरकार ने जो रेट मुकर्रर किए हैं अजनास के, उसके मुकाबले में अजनास के दाम कराची की आम मार्केटों में कहीं ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आप साथ मौजूद है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है उससे मुतालिक अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक रेट क्यों नहीं है, यानी उसका जो तयन किया हुआ रेट है उस लिस्ट का, उस लिस्ट पर हमें क्यों नहीं मिलती ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एक रेट मुकर्रर। एनीवेज, ये तो सिचुएशन कराची की थी। लाहौर क्या हाल है वहाँ पर, दालों की कीमतें कितनी बढ़ी ही हैं, चलते हैं लुकमान की जानिब। बात करते हैं पंजाब की, जहां लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, दर्जी, बुकशॉप, प्रॉपर्टी डीलर्स, इनको इजाज़त है कि कारोबार कर सकते हैं। फल और सब्ज़ी की दुकानें ज़रा पहले से खुली हुई थी। तंदूर, आटे की चक्कियाँ, ज़रई और अगर हम ये बात करें कि जो ज़रई शोबा है उसकी पाबंदी के औकात की बात कर लें तो वो मुस्तस्ना होंगे। फार्मेसी और पेट्रोल पंप भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। दूध और गोश्त की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त, वैसे तो पहले भी इतने ही बजे तक इजाज़त थी इनको। अच्छा देखें, कुछ मामलात ऐसे हैं ना कि अभी इनको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। दूध गोश्त की दुकानें, इनका खुलना, फार्मेसीज़ का खुले रहना,
यहाँ पर आप डिस्टेंसिंग को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और दर्जी का काम है, इसके ऊपर बहुत हद तक श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। बुक स्टॉप बहुत श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। प्रॉपर्टी डीलर्स, इनकी तो इंटरेक्शन होती है, इनको जाना पड़ता है, लोगों को सर्च कराना पड़ता है मकामात को मुख्तलिफ, तो यहाँ कहाँ कैसे कर पाएंगे, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, वो सारी की सारी एहतियात ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दो तरह के मामलात हैं जी, सिंध में अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, सिंध में अलग तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, पंजाब में ज़रा मुख्तलिफ किस्म की लॉकडाउन है। देखते हैं आगे जाके होता क्या है। ये जो है ना, आने वाले वक्त के लिए हम क्वेश्चंस उठा रखते हैं सारे के सारे। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। जिनके हाथों में है शफा, जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं, अब उनकी बात हम करते हैं। उनको हमारा सलाम है, उन बेलौस सिपाहियों को हमारा सलाम। डरो ना, अब्दुल्ला कुरैशी ने ये गाना गाया, खराज तहसीन पेश किया, और जब हम सब इतने घबराए हुए हैं, इतने पैनिक मोड में हैं, और ऐसे टाइम पर ऐसा गाना आना जिससे एक नई एनर्जी सी आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप ये देखिए कि इस पूरी वीडियो में गाना तो अच्छा है, लेकिन साथ में आप ये देख सकते हैं, अगर कोई घर से बाहर है तो उसने सोशल डिस्टेंसिंग को कितना ज़्यादा फॉलो किया हुआ है, और जो घर में है ना, वो तो बहुत दिलचस्प है। मुबीन को मैंने पहचाना अपनी बेटी के साथ में। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिस वीडियो में। अब्दुल्ला, वेलकम कहेंगे आपको। और वाकई जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि इस वक्त सब बहुत घबराते हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कब चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये तो मालूम है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। एग्जैक्टली। और ये बताइए कि वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए मुझे कि ये सोचना किसी भी अहम मौजू के ऊपर, और कोई कंपोजिशन बनाना, कोई गीत लिखना, क्रिएटिव काम करना, ये इन दिनों के लिए बड़े बेहतर हालात नहीं है? फोकस करने में आसानी रहती है। आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सब लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, पैरानोया में है, तो मैं भी कुछ इसी तरह की चीज से गुजर रहा था बिल्कुल शुरू के लॉकडाउन के डेज में। तो मेरे से ज्यादा टाइम इस तरह रहा नहीं जाता, सो आई थॉट कि मैं क्यों ना बैठ के कोई इस तरह की मेलोडी बनाऊं, कोई गाना बनाऊं, और मैंने गाना बना के साइड पे कर दिया था, क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो सकती थी, समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह किया जाए। फिर मेरे एक दोस्त है मुजम्मिल हसन जैदी, हु इज अ सोशल मीडिया एनालिस्ट, उन्होंने मुझे कॉल की कि हम एक गाना प्लान कर रहे हैं। तो मैंने कहा गाना तो मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है, तो इतनी जल्दी जो प्रोसेस है वो इस तरह हुआ कि गाना हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। मरहलावार बताएं, ये गाना बना लिया, फिर ये रखा हुआ था, ये कब गाना बनाया, कितने टाइम पर बनाया, ये बताएं पहले मुझे। बेसिकली जो पूरा था इसका वो 3 दिन का था, व्हिच इज वेरी क्विक, क्योंकि यूजुअली काफी टाइम लगता है शूट्स करने में, फिर एडिट करने में, लेकिन तो अली जफर को पीछे छोड़ रहे हैं। भी आ रहा था आगे रमजान भी आ रहा था, तो हमने सोचा कि हम जल्दी इसका गाना एक दिन में रिकॉर्ड हुआ, इसकी वीडियो अगले दिन शूट हुई, और उससे अगले दिन हमने एडिट करके रिलीज कर दिया। 3 दिन का क्राउड सोर्स वीडियो, जिस तरह बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो मैसेजेस हैं जिसको ज़रा आपने कंपाइल किया, ये बिल्कुल एक दिन में हो गया? इट वाज दैट इजी? हाँ, एक दिन की रिकॉर्डिंग थी, एक दिन का शूट था, और एक दिन में हमने एडिट करके रिलीज कर दी। और सबने अपने घरों से, जैसा कि आप वीडियो में भी आपको नजर आएगा, सबने अपने फोन से वीडियोस भेज के हमें व्हाट्सएप की, और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। इनफैक्ट हमें 500 वीडियोस रिसीव हुई, जिनमें से हम सिर्फ 80 यूज कर सके, क्योंकि वो गाना ही इतना छोटा था। अभी आपने मेरी वाली नहीं लगाई, लाइटर नोट मैंने तो भेजी नहीं थी। मैंने बहुत सारे लोगों से बड़ी माजरत की, क्योंकि काफी लोगों की मिस हो गई वीडियो। चले, तो फिर माजरतें भी आपको करनी पड़ी और मुबारकबादें भी आपको मिल रही हैं, क्योंकि ये लोगों को मैसेज आपका बड़ा पसंद भी आया है। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए, आजकल तो हम ये भी देखते हैं ना कि सिंगर्स हमारे पसंदीदा वो गिटार उठा के ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर रहे हैं क्या? तो ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं? चल रहा है, क्योंकि हम स्टेज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे। इनफैक्ट मुझे याद है जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो मैं स्टेज पे ही था, हम लोग कॉन्सर्ट प्ले कर रहे थे, हमें पीछे से ऑर्गेनाइजर ने बताया कि आखिरी गाना बजा दें क्योंकि कॉन्सर्ट्स बैन हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो वो अभी तक वो एक फीलिंग है कि आई वांट टू गो बैक टू द स्टेज, लेकिन सबके अच्छे के लिए ये लॉकडाउन, दूर रहें, सेफ रहें, घर पे रहें, तो अच्छा है। ये कोरोना जो है ना, ये बहुत सारे सबक दे रहा है हमको। मुश्किल तो है, लेकिन साथ में बहुत सारे हमें मैसेजेस भी मिल रहे हैं, बहुत सारे हमारी प्रायोरिटीज भी सेट होती चली जा रही हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं ये कहूँ कि डिस्टेंसिंग हो, अपना लोग ख्याल रखें, दूसरे लोगों का ख्याल रखें,
इस मैसेज के अलावा भी आपने एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके जहन में कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं इस चीज़ को बहुत मिस कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ वापस बेहतरीन चाहिए, वो 2-3 मैसेजेस अगर आप मुझे दे सके, वो 2-3 बातें अगर आप मुझसे शेयर कर सके। जो चीजें वापस चाहिए, मैं आपका सवाल समझ लीजिएगा। हाँ जी, जो चीजें आपको वापस चाहिए, चले पहले वो बताइए। स्टेज एक, जैसे मैं आपको बताया, बहुत मैं मिस कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं लाहौर और कराची का चक्कर लगाता रहता हूँ रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में। कुछ म्यूजिशियन दोस्त हैं जो बहुत याद आ रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग्स मिस हो रही हैं। और खाने, उसके अलावा वैसे ही इन जनरल अपने जितने भी जो म्यूजिशियन दोस्त नहीं हैं वो भी मिस कर रहे हैं। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि कुछ तब्दीलियां जो हम लोगों को अपने अंदर लानी चाहिए, बहैसियत इंसान हमको लानी चाहिए, 2-3 वो तब्दीलियां जो आप सोचते हैं कि अब ये प्रायोरिटी सेट हो गई है, अब हमको ऐसा इस समत में सोचना चाहिए, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है ना वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मैं चाह रही हूँ वो भी बता दें आप। जी, मैं यही समझता हूँ कि जब आप बाहर जा रहे होते हैं, जब लॉकडाउन नहीं होता, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो आपको बिजी रख रही होती है, तो आपको मेरे लिए तो स्पेशली क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए ये गाना भी निकला। वरना मैं बहुत उदास गाने बनाता हूँ, लेकिन इस सारे उसकी वजह से मैंने सोचा कि एक होपफुल गाना। लेकिन आप उदास माहौल में आपने एक ऐसा गाना बनाया है जिससे बड़ी एनर्जी मिल रही है, और वैसे हमने सुना तो है थोड़ा सा, लेकिन अगर लाइव सुन लें तो क्या ही बात है। हम जाने कि इस गाने की वजह से ना और पॉजिटिवली ट्रैवल करें नेशन वाइड, रादर अक्रॉस द ग्लोब। जिंदगी में आती हैं मुश्किल घड़ियां, कभी होती रातें मुश्किल और दिन आसान नहीं। डरो ना इस मुश्किल वक्त से, शहरों में गलियों में सन्नाटे छाए हैं, लगता जैसे यहाँ कोई बसता नहीं। डरो ना इस मुश्किल वक्त से, डरो ना ये दिन कट जाएगा, लड़ो ना कल फिर से आएगा। डरो ना ये दिन कट जाएगा, लड़ो ना कल फिर से आएगा। लेकिन इस कोरोना से बचो ना, और उसके लिए बहुत एहतियात करो ना। बहुत शुक्रिया। हमें जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा। जल्दी से आगे बढ़ना है। एक और स्टोरी हमारे पास है, और वो स्टोरी इसलिए हम करेंगे, हम सबको मैसेज आ रहे हैं। मुझे भी 2 दफा मैसेज आ चुका है। एक मैसेज आता है जी आपका एटीएम ब्लॉक हो चुका है, आप इस फलाने नंबर पर कॉल कीजिए और उसके बाद आपको बताया जाएगा करना क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा समझदार हूँ, कॉल नहीं करता, इग्नोर करता हूँ। और कुछ मेरे से ज्यादा समझदार हैं, 4-5 सलवाते भी सुना देते हैं उनको मैसेज करके। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत साधारण इंसान हैं। इमरजेंसी कैश के भी मैसेजेस आ रहे हैं, पहले सबा फिर से जिंदा हो गई है, सभाएं जिंदा हो चुकी हैं। अच्छा, आज हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं कि आपने बचना कैसे, आपको कैसे मालूम हो जो मैसेज आ रहा है वो आपकी किसी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मैसेज है, वाकई आपके बैंक की तरफ से मैसेज है, वाकई एक मुस्तनद मैसेज या ईमेल है या कि नहीं। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने साइबर अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद साइबर क्रिमिनल्स सरगर्म हो गए हैं, शहरियों को ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका सा निकाल लिया है, जिसके बारे में आप बता भी रहे थे। एग्जैक्टली। हम अपने रिपोर्टर की बात भी जान लें इस बारे में, रिपोर्टर की बात भी जान लेते हैं, है ना सऊदन मुर्तजा मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, कराची में लॉकडाउन शुरू होते ही बैंक्स की जानिब से ऑनलाइन सहूलियात को बढ़ाया गया, लेकिन सार्फिन से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल सहूलियात से जो है फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। FIA साइबर क्राइम ने इस पर अलर्ट भी जारी कर दिया। उनके मुताबिक 10% ऐसे केसेस में जो है इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि शहरियों के एक कोड भेजा जाता है और उसके बाद अकाउंट्स के ज़रिए रकम मुंतकिल कर ली जाती है उनके अकाउंट्स के ज़रिए, और साथ साथ जो कैश अकाउंट हैं वहाँ पर मुंतकिल कर ली जाती है, वहाँ पर मंगवा ली जाती है। इसमें इजाफा भी हुआ है और शहरियों को बताया जा रहा है कि इस तरह के जो SMS हैं उन पर जो है वो जवाब ना दें, उन पे जो है रिस्पॉन्स ना करें, और कोई कोड मांगा जाता है तो वो जो है वापस उसको ना भेजें, क्योंकि इस कोड्स के ज़रिए जो भेजे जाते हैं वो जाली बनाकर भेजे जाते हैं हैकर्स की जानिब से, और उसके बाद अकाउंट्स हैक करके रकम मुंतकिल कर ली जाती है। और 10% ऐसा केसेस में जो है इजाफा हुआ है। FIA हुकाम का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान लाखों करोड़ों रुपये जो है शहरियों के अकाउंट से निकाल लिए गए हैं, जिसमें ख़वातीन और वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको इस तरह की मालूमात नहीं है, उनको बेवकूफ़ और बनाकर या ठग कर उनके अकाउंट से जो है रकम मुंतकिल की गई है।
जी सऊद, आपने अपडेट किया। इस अहम मौजू पर ही हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के इस हिस्से में साइबर एक्सपर्ट हैं अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, कोरोना की वजह से ऑलरेडी सिचुएशन है कि पैनिक सिचुएशन है, कई एडवाइजरी SMS मौसूल हो रहे हैं। ज़रा मैंने पहले भी शेयर किया, मुझे भी 2 मैसेजेस आए। तो ऐसे में ये मालूम कैसे हो किसी को कि जो SMS आया है वो जालसाजों की तरफ से भेजा गया है, ऑथेंटिक नहीं है? देखिए, दुनिया में जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, तो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं। ऑलरेडी अलर्ट थे, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है इसके वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कॉलें आ रही हैं उनको ना, कि जी ये बेंजीन क्रिस्पर प्रोग्राम किया है, या सास प्रोग्राम किया है, फला किया है, तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है, एकदम इसका रश शुरू हो गया है। होता क्या है कि जब आपको कॉल आती है तो आम तौर पर वो उसके रजिस्टर्ड नंबर से आती है, उसको कहते हैं ब्रांड SMS। जैसे अगर आपको जैज से कॉल तो जैज लिखा आएगा, अगर जोंग से तो जोंग लिखा आएगा। तो पहला तो सबसे बड़ा मशवरा मेरा आवाम को ये है कि अगर अनब्रांडेड नंबर से कॉल आए, यानी कि नंबर है नज़र आ रहेगा, तो प्लीज़ कहिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आपको जोंग या जैज़ या मोबाइल लिंक जो भी कंपनियाँ आई है जो आपसे डाटा मांग रही हैं, या इजी पैसा है, तो वो आपसे अपने एथराइज नंबर से बात करेंगे, और जब बात करेंगे उसको लिखा आ रहा होगा। अच्छा, वो जो ब्रांड SMS है वो अप्रूव होता है PTA से, यानी ये नहीं कोई भी ब्रांड ले ले, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, बगैर उसके साथ एक IP एड्रेस लिंक होता है। इससे पहले एहतियात तो ये है। दूसरी बात ये, प्लीज़ 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 अपना ज़ाती डाटा किसी को मत दें, अपना ID नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी वालदा का नाम, अपने वालिद के नाम, ये क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं। एक होती है डार्क वेब, जिस तरह हमारी आम दुनिया होती है, ऐसा एक अंडरवर्ल्ड भी होती है कि ये अंडरवर्ल्ड कर रही है। तीसरी सबसे आम बात यह है कि जब भी को आपको वो कॉल आए तो आप कहें कि जी आप मुझे अपना नंबर दें, लैंडलाइन नंबर, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। एक बंदा कहते हैं जी मैं हु के ऑफिस से बोल रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हम आपको ये सहूलत देना चाहते हैं, इतने मास्क है, आप फौरन लालच में आ जाए, हाँ जी आप ये ले लें, मन नहीं, आप कहिए आपका फ़ोन आ गया, आप मुझे को ऑफिस का नंबर दें, लैंडलाइन अपना, मैं खुद कॉल करूँगा उसके, भैया कॉल करूँगी इसके ऊपर ना। तो फ़ायदा ये होगा कि वो नेचुरली अगर ऑफिस है वो, तो लैंडलाइन नंबर होगा उसका, बेहतरीन तरीका वो आएगा। तीसरी और आखिरी बात ये कि ये जो फ़ोन आप वो कर रहा है, आप इसको कहें कि मैं कॉल करती हूँ आपको, ये कर रहा हूँ। ये फरमा दीजिएगा, ऐसी कॉल को रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं वो बता दें आप। देखिए, FIA के 3 तरीके हैं अप्रोच करने के। एक तो उनका वेबसाइट है www.nr3c.gov.pk। मैं रिपीट करता हूँ, www.nr3c.gov.pk। आप FIA.gov.pk पे भी जा सकते हैं, दोनों सूरतों में वो आपको ले जाएगा वहाँ पे। आप उनकी एक टेम्पलेट खुल जाएगी, रिपोर्ट ए क्राइम, आप अपनी रिपोर्ट कर दें तो वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस और टेलीफोन वगैरह ले लेंगे, तो फिर वो आपको इतला कर देंगे कि जी आपका ये नंबर है, वो नंबर महफूज रखिएगा, वो आपका रेफरेंस नंबर रहेगा। उसके अलावा इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर उनका वो पड़ा हुआ है, एक उसे कहते हैं UN नंबर, उस पर डायल करेंगे तो उस नंबर से बता दें कि जी मुझे साइबर क्राइम की कंप्लेंट करनी है, तो आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप FIA के मुताबिक ऑफिस चले जाएं, उनके काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ से अपनी इतला कर दें। FIA को इतला करते वक्त आप ज़रूरी ये बात का ख्याल रखें कि जब उनके पास जाएँ तो सारी ज़रूरी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई शख्स आपको मैसेज भेज रहा है तंग करने के या फ्रॉड करने के, तो सब आगे रिकॉर्ड हो ताकि वो मुतल्लिक़ अफसर को दे सकें। बहुत शुक्रिया अमार जाफरी साहब। एक बड़ी मुश्किल है। अब हम ज़रा उसकी बात करते हैं। हमने सोचा थोड़ा सा ना मूड को आपके लाइट करते हैं और फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब से पहले तक ये कहा जाता था अगर कराची में आपको कारोबार करना है तो कुछ खाने पीने का कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट होवे ही होवे। ये लोगों को लगता था, लोग ऐसा कहते थे। लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया, मार्केट्स बंद हो गई। पहले तो ये हुआ कि जो फूड स्ट्रीट्स आबाद हुआ करती थी वहाँ से लोग खाना लेकर और घर जाने लगे। शुरू में ऐसा लॉकडाउन था, लेकिन फिर उसके बाद में ताले लग गए, पाबंदियाँ लग गईं, सख्तियाँ हो गईं और फूड स्ट्रीट्स सूनी होती चली गई, रेस्टोरेंट्स बंद होते चले गए। अब जो प्रॉब्लम है वो ये कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो जो रेस्टोरेंट मालिक है वो अपने स्टाफ के लिए मज़ीद तनख्वाह नहीं निकाल सकेगा। ये तो वो लोग हैं कि जो उनके स्टाफ का हिस्सा है, जिनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत दी जाती है। अगर हम इस महीने की बात कर लें, इस लॉकडाउन के इस मरहले की बात कर लें, तो वहाँ तो चूल्हा ठंडा पड़ा है।
यहाँ फाकों की नौबत आ गई है। तो अब कारोबार क्या होगा? अब इन लोगों का हाथ कौन पकड़ेगा और कितनी हद तक पकड़ेगा? जिस शख्स ने जिस रेस्टोरेंट में जिस चेन में काम किया वो एक हद तक उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके आगे मामलात वर्स हो जाएंगे। और यही वो पोजीशन थी, यही वो सिचुएशन थी कि जिसके ऊपर हमने सोचा कि हम आज ख़ास तौर पर बात करें। हम मरहला वारिसी के ऊपर बात करेंगे, यानी कि दिहाड़ीदार जो उनके मुलाजिम हैं, जो मालिकान हैं, वो कितने ज़्यादा परेशान हुए सबसे, फिर कोरोना से लड़ने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो हुकूमत को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं अगर वो इस लायक रह जाएं। हम इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। कन्वीनर रेस्टोरेंट एसोसिएशन अतर सुल्तान चावला साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बता सकते हैं आप कि ये जो हम 10, 11, 12 मिनट में किसी भी फूड स्ट्रीट के पास से जब नहीं है ट्रैफिक तो गुजर जाते हैं, अनगिनत रेस्टोरेंट्स हैं, कितने लोग काम करते हैं वहाँ पर? कितने लोगों ने इस पूरे महीने में इस सारे के सारे लॉकडाउन में सफ़र किया है, कोई अंदाज़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कोई पाकिस्तान भर में 1 लाख के करीब रेस्टोरेंट्स हैं, ओके, जिसमें कोई 20-22 लाख लोग काम करते हैं, जिसमें दिहाड़ीदार, मिनिमम वेज, तमाम लोग शामिल हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम कोई 20-22 लाख घरानों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त जो है वो अपने घरों पे फारिग बैठे हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं। 22 लाख ज़ाहिर फिगर बहुत बड़ी है। अब मुझे सर ये बताएं कि ज़ाहिर है लॉकडाउन को अब कई हफ्ते गुजर गए और हम बहुत अरसे तक लॉकडाउन में रह नहीं सकते। जिस तरह इमरान खान साहब भी कहते हैं, बड़ी वैलिड बात है वो कि फिर हम कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन फिर हम भूख से जब लड़ेंगे तो हम भूख से लड़ नहीं पाएंगे। मुझे बताएं कि अगर ये फैसला हो जाता है कि टेक अवेज शुरू हो जाएँ, डिलीवरी सर्विस शुरू हो जाए, उससे बहुत सहारा मिल जाएगा इस इंडस्ट्री को? देखें, एक बात तो ये पहले हम समझें कि टेक अवे और डिलीवरी सिर्फ इस वक्त कराची में, सिंध में बंद है। पूरे पंजाब में तो टेक अवे डिलीवरी बंद नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया में बंद नहीं है। और ये बात हमारी कई दफ़ा सिंध गवर्नमेंट में भी डिफरेंट टाइम्स पे हुई और उन्होंने कमिट किया कि कुछ भी हो 15 से इंशाल्लाह जो है, यानी कि जो कल आने वाली और आज उम्मीद है कि उसका ऐलान हो जाएगा, टेक अवे डिलीवरीज, बेकरीज खोल दी जाएंगी। इससे मुतालिक सिंध गवर्नमेंट साहब की लास्ट टाइम बात कब, जब उन्होंने इंश्योर किया कि अच्छा आपके इस पॉइंट को हम हमारी डिस्कस कर रहे हैं? लास्ट टाइम बात जो है वो आज से कोई 5 दिन पहले कमिश्नर साहब से हुई और उससे पहले ही जो है वो 1-2 मिनिस्टर हजरात से हुई। उन्होंने कमिट किया कि इंशाल्लाह 15 की सुबह से टेक अवे डिलीवरीज और बेकरीज खोल दी जाएंगी। एक बात और क्लैरिटी दूं, बेकरीज पहले बंद थी भी नहीं, सही, वो अचानक कोई चीज़ हुई कि बेकरी जो कि एसेंशियल्स में आती है वो भी बंद कर दी गई। सिर्फ वो बेकरीज बंद नहीं कर दी गई, इवन जो ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर बेकरी है, जो कि जिसमें कोई समझ नहीं आती कि जब एक एम्प्लॉय वहाँ आ ही गया और वो खुली हुई है ग्रोसरी, तो वहाँ पे भी शैम्पू तो बिक रहा है लेकिन पापे नहीं बेचे जा सकते। सर ये इतने संजीदा मौजू में देखिए आपने क्या जुमला अदा कर दिया, सभी मुस्कुरा उठे। बहरहाल अल्लाह करे ये क़हक़हों में बदले खुशियाँ हमारी छोटी छोटी सी। मुझे ये बताइए, देखिए वो ये कहते हैं, 2 बातें हैं उनके पास में। वो कहते हैं हमें कोरोना से लड़ना है, स्प्रेड नहीं होने देना। दूसरे ये कि हर फूड चेन, हर रेस्टोरेंट ये मेक श्योर नहीं करता कि वहाँ पर वो अपने स्टाफ को इतनी स्पेस दे पाएंगे जितना डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, जर्म्स से बच सके, वगैरह वगैरह। उनके पास में ऐसे पॉइंटर्स हैं, मैं उसे छोड़ देती हूँ। मुझे ये बताइए, ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, आम आदमी को समझाइए, ये जो इतने सारे घराने हैं, अगर खुदा न खास्ता मामलात में इतनी ही सख्ती बनी रही तो फिर अगला महीना, अगले 2 महीने, अगला 3 महीना ये कैसे गुजरेगा सर? वहाँ फिर वो क्या हालात होंगे, वो थोड़ा सा बताइए। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर कर दूँ कि हमने हमेशा लॉकडाउन में हुकूमत का साथ दिया है, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा है कि ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। इमरजेंसी का ये बीमारी है कि वबा है। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत वक्ती स्टेप्स लिए हैं और उसमें जो है वो हमने उनका हमेशा साथ भी दिया है। अब आपका सवाल कि इस हालात में क्या होगा, देखिए मार्च की तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करते हुए रेस्टोरेंट्स ने जो है वो अपने लोगों को तनख्वाहें दी, सही, लेकिन कब तक? अब हालात ये है कि अमूमी रेस्टोरेंट जिनको हम जानते हैं, देखिए ये कैश बेसिस पे काम होता है, डेली पैसा आता है, डेली पैसा आता है, डेली इन ख़रीदारी होती है तो डेली खाना बनता है। मेरे कई रेस्टोरेंट से बात हुई जिनकी 17-18 आउटलेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये खुल भी गया तो हमारे पास पैसे ही फ़िलहाल नहीं है कि हम माल ख़रीद सकें। और जो आपका सवाल था कि क्या हमें डिलीवरी और टेक अवे अगर खुल भी जाए तो क्या बहुत बड़ा हो जाएगा,
तो तकरीबन कोई 15% रेस्टोरेंट है पूरे पाकिस्तान में जिनको डिलीवरी और टेक अवे करने से बेनिफिट होगा। लेकिन हम ये खुद मानते हैं कि कम से कम स्टेप बाय स्टेप काम शुरू तो हो। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारे वो जो पसंदीदा तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, जैसी ही कल डिलीवरी और टेक अवे खुलेगी तो आपको रोल पराठा और आपको शायद कोई पिज़्ज़ा या नहारी या पैन एशियन मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा 100% नहीं होगा। आधे से ज़्यादा लोग, अगर हम ये कहें कि 80% इस वक्त लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल उनके लिए यही सिचुएशन होगी तो ये गलत नहीं होगा। कुछ हद तक ऐसे 60% के लिए ये गलत नहीं होगा। 80 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये 60 अगर ये कल हो गया। लेकिन अगर जो है वो और महीना 1.5 महीना डाइन इन भी नहीं खुली तो मेरा ख्याल ये है कि 40% शायद वो सूरज ही ना देख पाएंगे जब उनका रेस्टोरेंट खुलेगा। अच्छा, आपके जो बिजनेस का नेचर है उसमें ये होता है कि कम से कम जो खरीदार है ना वो पहुंच जाएगा, जल्दी से आ जाएगा किसी ना किसी सूरत। हमारा नेचर ये ऐसा है कि हमारे साथ तकरीबन 40% इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं और हमारी वो चीज़ है कि आपको 200 रुपये, 150 रुपये, 400 रुपये, तो ये पहिया इकोनॉमी का चलाने में भी थोड़ी सी तेज़ी से आता है। और ज़ाहिर है इसमें सर की बात कटी, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट कोई फैसला आज कर लेगी कि हमें उम्मीद नहीं है। हमें आप ये समझिए कि लोगों ने रेस्टोरेंट्स में तैयारी करके अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया है, सफाई का प्लान कर दिया है। आपको ये एटलीस्ट उनकी तरफ से इंश्योर। तो एक बात ये मानते हैं कि अगर मायूसी होगी, अगर वालिद साहब ने एक बात सिखाई थी कि बेटा जान जाए ज़बान ना जाए, तो अगर ज़बान है कि कल सुबह खुलेगा इंशाल्लाह तो सर ये तो ज़रा हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम ज़रा कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात भी करते हैं। रिजवान इरफान साहब सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन के, ज्वाइन किया आपने, गुड मॉर्निंग कहेंगे। कल 15 तारीख है, आप लोगों का कोई प्लान है, कोई डिस्कशन हुई है कमिश्नर कराची साहब से, सिंध गवर्नमेंट से कि क्या करने जा रहे हैं आप लोगों से मुताल्लिक, मार्केट से मुताल्लिक? मैं आपको बता चलूँ, आज 28 दिन हो गए पूरे कराची की मार्केट को बंद हुए भी। पूरा लॉकडाउन जो है सबसे पहले कराची में शुरू हुआ, आज 28 दिन है। हमारी मुलाकातें तो होती हैं लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होता। अभी हमारी 5-6 दिन पहले एक ही टीवी शो में नाज़िर शाह से बात हुई, उन्होंने कहा हम आपको बुलाते हैं दूसरे दिन और SOP बनाते हैं, और वो दिन है और आज का दिन है, ना वो फोन उठाते हैं ना वो जवाब देते हैं। आखिरी राबिता क्या कह रहे हैं? आखिरी राबिता उसमें क्या रहा, क्या इशारे आपको मिले दूसरे कि आज जो फैसले होने हैं उनके लिए क्या तवक्कुआत है? मैं आपको बता चलूँ, सिंध गवर्नमेंट ने तो हाथ पैर उठा दिए हैं, कुछ जवाब देने को तैयार नहीं है। आखिरी राब्ता हमारा 3 से 4 दिन पहले हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन ना बुलाया, ना बताया, ना मसला हल किया। हमारी दुकानें हम कल 15 तारीख से मार्केट डे खोलेंगे, हिफाज़त सेहत के मुताबिक जो हमारी सेफ्टी प्रिकॉशन हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सरकार किसी जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं ले रही, ना हमसे बात करने को तैयार है। देखिए, चावला साहब का काम ऐसा जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर कंज्यूमर फ़ौरन आएगा, ऐसा है। लेकिन आपके यहाँ मामलात इतनी सहूलत से नहीं है। आप लोग आज ताला खोलते हैं, शटर उठाते हैं, काम शुरू करते हैं, तभी भी ऐसा नहीं है कि आपको लोग के कारोबार की तलाश रहेगी, अपॉर्चुनिटी की तलाश रहेगी, इंतजार करना पड़ेगा कि लोग आए। मेरे ख्याल से इस तरह का बिल्कुल ऐसे। मैं आपको बताता हूँ, जब 28 दिन बंद हो गए, हमारा ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक्स से हम चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। जब 28 दिन से हम लोगों ने बंद पड़े हुए हैं, हमारा कैश खत्म हो गया, तो हम तो शुरू से जीरो से शुरू करेंगे। ये सौदे रोज नहीं होते, ये रोजा नहीं होते, रोजाना हम शुरू करेंगे, उसके बाद फिर ये कारोबार चलेगा। आप समझ सकते हैं 30,000 खानदान हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी क्या हाल होगी। ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, 30,000 खानदानों की बात है, 3,000 किचन की, चूल्हों की बात है। ये मुझे ये बताइए, कभी कभी अगर बात में असर ना हो तो बात का अंदाज बदल कर देखना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि आप उनको कहें कि भाई हम आपको हेल्प कर सकते हैं इस क्राइसिस में, इस इमरजेंसी में, कि हम वो डाटा जिसकी आपको तलाश है, जिस गरीब आदमी की आपको तलाश है, हम भाई उसको हम भी फैसिलिटेट कर देते हैं, हम उस तक आपको पहुंचा देते हैं, हम एक रास्ता बन जाते हैं। नहीं, हम तो तैयार है, हमको बुलाए तो पहले, बुलाने को तैयार नहीं है। बुलाया, वो तो कहते हैं कि बात हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ पे मबनी है। नासिर हुसैन शाह साहब ने कल कहा अतीक मीर साहब को कि चले उन्हें नहीं बुला पाए हम, लेकिन आपको बुलाया था। नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ फोन पे एक मरतबा बात हुई, वो भी एक टीवी शो में। उसके बाद तीसरे, आज मैं बता रहा हूँ 3 दिन पहले मेरी बात हुई, उसमें भी मैं कह रहा हूँ आप बुला लें सब लोगों को, मुझे नहीं। मैं तो कहता हूँ पूरे कराची के ताजुर रहनुमाओं को बुलाएं और एक मशावरत करके एक SOP बना के, ताकि लोगों का कारोबार, चाहे रियासत का काम है, गवर्नमेंट का काम है आवाम की जान और माल की हिफाजत करना, उसकी खुराक की जो है। लेकिन वो ये कहते हैं कि सेहत पहले, मैशत बाद में। नहीं, अगर पहले जिंदा रहेंगे तो फिर खाएंगे ना। ये उन्होंने भी कहा था कि जिंदा रहेंगे तो फिर खाने का इंतजाम भी करेंगे। जिंदा तो खत्म हो गया ना, हमारे जो सबर का पैमाना खत्म हो गया, लिबरेज हो गया।
किस तरह खाएंगे? मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ लाइनें लगी होती हैं लोगों की राशन के लिए। 2600 राशन हमने खुद बांटे, अपनी मदद। आपके किसी से, गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया। ये ज़रा अच्छी बात है। मुझे सर ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट आपको कहती है कि चले हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन व्हाट्स द प्लान? आपके पास क्या प्लान है कि आप इस तरीके से काम का आगाज़ करें कि चीज़ें ठीक समत में ही जाएं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्लान तो हमसे 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि हम साथ बैठे, अब मशावरत करें हम। सर चलिए, वो आप सुन रहे हैं या आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, प्लान क्या है? प्लान हमारा ये है कि सीधे सीधे हम जो है लोगों को, दुकानदारों को, हमें हमारी भारी जिम्मेदारी है, हमें अपना दुकानदार को भी सेव करना है, अपना कारोबार भी सेव करना है, जो कस्टमर आएगा उसको भी सेहत का ख्याल रखना है। हमारे पास भारी जिम्मेदारी है, हमें पूरी करनी है वो। हमें आपको लगता है इस वक्त अगर आप मार्केट्स खुल जाते हैं, कस्टमर आएगा? इतना फ्लो नहीं होगा, आएगा, इतना फ्लो नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि ऑनलाइन का कारोबार थोड़ा चलना शुरू हुआ उसमें, लेकिन आपका दुकानदार एक आएगा, बैठेगा, तो आपस में लेन देन होती है, दुकानदारों से आपस में लेन देन होती है, वो तो चलेगी। कस्टमर नहीं आएगा तो आपस में लेन देन तो चलेगी ना, वो तो सब खत्म हो गई है। लोगों को पैसे देने, कंपनियों को पैसे लेने, दुकानदारों को आपस में पैसे लेने। एक जुमले में ये भी बता दें, सॉरी कि मैं बात कर चुकी, आपकी जो गवर्नमेंट ने कहा था कि रेंट अदा नहीं करना, तो इस बारे में गवर्नमेंट ने को फैसिलिटेट किया आपकी सोसाइटी में? चलिए हम पैसे देते हैं आपको, आप दे दीजिए रेंट। कोई ऐसी बात नहीं की होनी चाहिए। और जो ये जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, ये जो है काबिल अमल नहीं है। कोई भी आदमी हाई कोर्ट चला जाएगा, आके जो है पिटिशन करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ये नहीं कर सकते आप, वो अमल करें जो काबिल अमल हो, बात वो करें जो काबिल अमल हो। ठीक है, उससे पहले तक बात सारी दावत समझ जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, आप दोनों, और आपने हमें बताया आज कि कितने लोग इस सब से मुतासर हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पर सहूलत ला के हम अमली तौर पर इकॉनमी का पहिया चला सकते हैं।